हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो आर्टिकल है हमारा वो है स्टेम सेल के ऊपर। पहले तो समझते हैं स्टेम सेल होता क्या है। ये वो सेल है जो कि आपका आगे बढ़कर अलग अलग दूसरे टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। आपको पता है कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और फिर वो आगे बढ़ के अलग अलग जो ऑर्गन होता है वो तक बनते हैं। तो स्टेम सेल के दो यूनिक प्रॉपर्टी है। पहला तो वो कि ये डिवाइड करते हैं रिपीटेडली टू प्रोड्यूस न्यू सेल, और दूसरा कि दे कैन चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ सेल। मतलब कि जैसा मैंने कहा कि उनके पास ये फीचर होता है कि वो दूसरे टाइप ऑफ सेल में परिवर्तित हो जाए। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं आपका। एक तो सोमेटिक स्टेम सेल जिसे कि हम एडल्ट स्टेम सेल कहते हैं, और दूसरा एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल। देखिए, सोमेटिक स्टेम सेल जो है उसमें लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मतलब कि वो एक लिमिटेड वे में ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है या दूसरे सेल में चेंज हो सकता है। जबकि एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल जो है उसको प्लूरीपोटेंट कहते हैं, क्योंकि वो बॉडी के किसी भी सेल के रूप में चेंज हो सकता है। ठीक है, और जो प्लूरिपोटेंट सेल स्टेम सेल है वो लैब में भी जनरेट किया जा सकता है। ठीक है, स्टेम सेल थेरेपी जो है इससे क्या होता है कि जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, मतलब कि बॉडी को रिपेयर करने का, रीजनरेट करने का खुद में से, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट, इनसे क्या होता है कि जो भी डिजीज़ है, इंजर्ड टिश्यू है या कोई प्रॉब्लम है उसको बेटर डील किया जा सकता है। इसमें लैब में जो भी सेल ग्रो करता है उसको मैनिपुलेट करके स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप समझ लो स्टेम सेल, और इसमें दो तरह के जो टाइप होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट का। ठीक है, ट्रांसप्लांट का जो टाइप्स होता है, पहला है आपका ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन। ये ऑटोलोगस में क्या होता है, ऑटो मतलब खुद से, ठीक है, तो जिसमें खुद के पेशेंट के खुद के सेल यूज़ हो उन्हें ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। जबकि एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में जो डोनर है, मतलब कि जो पेशेंट है उसके अलावा किसी और इंसान से लिया हुआ स्टेम सेल यूज़ किया जाता है। जो यूजेस है इसका ऑफकोर्स रिसर्च में है कि कैसे जो लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका पूरा फंक्शनिंग, फिर बायोमेडिकल एप्लीकेशन है जैसे कि डिजीज़ मॉडलिंग, ड्रग डेवलपमेंट, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गया है कोविड के बाद तो और ज़्यादा, और जिस तरह से जूनोटिक डिजीज़ेस अलग अलग हम देख रहे हैं। तीसरा है रीजनरेटिव मेडिसिन, यानी कि जब आपका कोई सेल डैमेज हो गया है या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम रीजनरेटिव मेडिसिन से उसको ट्रीट कर सकते हैं। चैलेंजेस जो हैं, ठीक है, चैलेंजेस रिलेटेड टू स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, पहला तो है कि सेफ्टी, मतलब कि इसमें लॉन्ग टर्म रिसर्च की ज़रूरत है। अभी तक इतना किस तरह से पेशेंट का सेफ्टी मैनेज होगा इस पर भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। दूसरा है एथिकल कंसर्न, मतलब कि देखिए जो एम्ब्रॉयज़ हैं, ठीक है, जो अनबॉर्न बेबी है उसके वो यूज़ होता है कई बार, ह्यूमन एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल का यूज़ होता है कई बार, तो ये कहीं ना कहीं कॉमोडिफिकेशन है कि आप किस तरह से एम्ब्रॉयो जो कि अनबॉर्न बेबी है उसका यूज़ करें, तो वो एथिक्स से आपका कनेक्ट कर रहा है। तीसरा है इसमें अभी बहुत लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, इसमें हमें और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है कि क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद बाकी भी कंसर्न है, जैसे कि इनिशियली हो सकता है कि वो सेल बनाइन रहे, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वो कैंसरस भी हो सकता है, वो जो सेल इन्फ्यूज़ किया गया है। तो वे फॉरवर्ड में आपको यही होगा कि और सही अच्छा रेगुलेशन करने की ज़रूरत है, हमें पेशेंट के कॉन्सेंट के साथ ट्रायल्स करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, और साथ में साइंटिफिक कंसिडरेशन, कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, और जो एथिकल डायलेमा है कि आप ह्यूमैनिटी के एथिक्स के कंसर्न को नहीं छोड़ सकते, इसको भी डील करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने समझा स्टेम सेल के ऊपर। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो, और प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।